हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा, सहायक प्राध्यापक शिक्षक शिक्षा विभाग श्री राम संस्थान काशीपुर। आज समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा विषय के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिया आयोग 1952-1953, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 की रिपोर्ट और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, जो इसकी सिफारिशें थी, उसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बाय रिजोल्यूशन डेटेड 23 सितंबर 1952। जो हमारी भारत सरकार है उसने सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो स्थापना की उस संकल्प के साथ 23 सितंबर 1952 को की, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। देयरफॉर दिस कमीशन इज नोन एज मुदालियर कमीशन। इसकी स्थापना, जो सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा आयोग है हमारा, इसकी स्थापना जो है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और इनके सरनेम के आधार पर ही इसको मुदालिया कमीशन भी कहा जाता है। द कमीशन वाज इनोग्रेटेड ऑन 6 अक्टूबर 1952, और ये जो कमीशन था ये वास्तविक रूप में इसने अपना कार्य करना 6 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया था। मतलब कि जब इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना का मतलब इसकी कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, वो डेट है 23 सितंबर 1952। और इस कमीशन ने अपना काम करना कब प्रारंभ किया? इस कमीशन ने मेनली अपना काम प्रारंभ किया 6 अक्टूबर 1952 को। अब आगे है एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के क्या एम्स हैं? तो सेकेंडरी एजुकेशन के जो एम्स थे वो उस समय ये लक्ष्य था, तात्कालिक एम्स की बात हो रही है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। इस प्रकार की शिक्षा हम विद्यार्थियों को दें जिससे उनके अंदर लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास हो सके, मतलब कि सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। फिर आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी, अर्थात व्यावसायिक कार्यक्षमता में सुधार हो सके, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन फॉर लीडरशिप, नेतृत्व का गुण विद्यार्थियों में विकसित हो सके, इस प्रकार की शिक्षा हमें देनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। और प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विद्यार्थी कार्य करें। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि होगी वो कितनी होगी और कैसे होगी, इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी 7 years। इट शुड कवर द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 11 to 17 years। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो माध्यमिक शिक्षा है, उसकी समय अवधि लगभग 7 वर्ष होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ वो जो है, जो विद्यार्थियों का एज ग्रुप है जो 11 से 17 साल का है, उस एज ग्रुप को कवर करें। 11 17, हाँ 7 साल हो गए, तो क्या है, जो माध्यमिक शिक्षा है वो कितने साल की होनी चाहिए? वो 7 साल की होनी चाहिए, और उसको वो कम से कम 11 से 17 वर्षीय जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप को कवर करें। 4 और 5 years ऑफ प्राइमरी और जूनियर बेसिक एजुकेशन, जो जूनियर बेसिक एजुकेशन है जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं, तत्काल समय में इसे जूनियर बेसिक एजुकेशन बोला जाता था, आज हम इसे प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अवधि जो है वो 4 से 5 वर्ष होनी चाहिए। द मिडिल और सीनियर बेसिक और लोअर सेकेंडरी स्टेज शुड कवर अ पीरियड ऑफ 3 years। जो मिडिल और सीनियर बेसिक, अब जूनियर बेसिक हमारी कितनी है? 1 से 5वीं क्लास तक है। ठीक है, तो सीनियर बेसिक कौन सी हो गई? 6 से लेके और 8वीं क्लास तक। तो 6th क्लास से लेकर और 8th क्लास तक की जो एजुकेशन होगी उसका समय जो होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है द एजुकेशन एट हायर स्टेज शुड बी 4 years। जो एजुकेशन हायर स्टेज की एजुकेशन है, मतलब कि 9th 10th 11th और 12th, ये 4 जो स्टेजेस हैं ये 4 साल की होनी चाहिए। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला,
जो त्रिभाषा सूत्र था, जो फॉर्मूला दिया गया था, उसके बारे में ये कहते हैं कि जो मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज तक जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं वो बच्चे को उसकी मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज में दिए जाएं। इंग्लिश एंड हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ जूनियर बेसिक स्टेज। अब जूनियर बेसिक स्टेज मैंने आपको बताया था कब, 5th क्लास के बाद। जूनियर बेसिक स्टेज होती है एक क्लास, फर्स्ट क्लास से लेकर और 5th क्लास तक। तो 5th क्लास के बाद हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों भाषाओं को इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, बच्चे को उसके बारे में ज्ञान कराना चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी वर रिकमेंडेड एज कंपलसरी सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी स्टेज। जो हिंदी और इंग्लिश है वो कंपलसरी सब्जेक्ट हो सेकेंडरी स्टेज में, मतलब कब से, 6th क्लास से सेकेंडरी स्टेज में ये से कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज का मतलब होता है जो कोर्सेज हैं उसमें उनका विविधीकरण कैसे किया जाए। ठीक है, इसमें ये कहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज कराने चाहिए बच्चे को। लैंग्वेजेस, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड क्राफ्ट एज कोर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जो भाषा है, जनरल मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, सोशल स्टडी है और जो क्राफ्ट है वह एज अ कोर सब्जेक्ट जो है सभी बच्चों को वो पढ़ाए जाएँ। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फ्रॉम 11th ह्यूमैनिटीज़, साइंसेस, टेक्निकल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में 11वीं क्लास में ह्यूमैनिटीज़ को, साइंसेस को, टेक्निकल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स और होम साइंस जैसे विषयों को रखा जाए। और इसमें बच्चा चूज़ कर सकता है कि उसे कौन सी सब्जेक्ट लेना है। जैसे एट प्रेजेंट टाइम भी जो है बच्चा लेता है तो कैसे लेता है, या तो वो टेक्निकल जाता है, ठीक है, कॉमर्स से लेता है, कुछ बच्चे कंप्यूटर लेते हैं, कुछ बच्चे एग्रीकल्चर लेते हैं, कुछ होम साइंस लेते हैं। ये सब इसी पर डिपेंड है, इसी की वजह से आया है। डाइवर्सिफाइड कोर्सेज एट द सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल स्टेज। जितने भी ये सब्जेक्ट हैं ये जो है वो हाई स्कूल की जो सेकेंड स्टेज होती है, हाई स्कूल की सेकेंड स्टेज क्या 11th और 12th में ही लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम। दैट द प्रेजेंट करिकुलम इज़ नैरो, मतलब जो उस समय तात्कालिक समय में जो करिकुलम था वो बहुत ही संकुचित था। ठीक है, यह टोटली कैसा था, ये बुकिश था, मतलब बुक पर आधारित था और थ्योरेटिकल था। थ्योरेटिकल का मतलब सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती थी जिससे बच्चा बोर हो जाता था। इट इज़ ओवर क्राउडेड एंड एग्ज़ाम डोमिनेटेड, मतलब कि सिर्फ एग्ज़ाम डोमिनेटेड था और ओवर मतलब क्राउडेड मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था जिससे बच्चा जो है उसकी सिर्फ थ्योरी ही पढ़ता रह जाता था। इट शुड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ, ये कहते हैं कि इस समय की जो एजुकेशन है उसमें जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, इन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी हमारे टोटली हम जो है एक्सपीरियंस के आधार पर मतलब करके किसी काम को करने का सीखना, इस टाइप का हमें प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, वैरायटी मतलब कि विविधता और इलास्टिसिटी मतलब कि लोचदार, मतलब कि इस तरह की विभिन्न प्रकार की वैरायटी हो और हम जो है नए नए तरीके से या नए नए मेथड से बच्चों को कुछ सिखा सकते हो। रिलेटिंग टू कम्युनिटी, जो भी हो वो कम्युनिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। ट्रेनिंग फॉर लेजर, ट्रेनिंग फॉर लेजर का मतलब है बच्चे से अवकाश के समय भी इसके मतलब कि फुर्सत से भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन, इंटीग्रेशन मतलब कि एकीकृत होना चाहिए और कोरिलेट मतलब कि सह संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ स्कूल। जो मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने की बात की थी वो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी। ये कहते हैं टू प्रोवाइड अ टर्मिनल कोर्सेज इन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। हमें क्या है बच्चों को इस प्रकार की एक कोर्सेज प्रोवाइड करानी चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी हो, जैसे कंप्यूटर हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, फाइन आर्ट्स और होम साइंस जैसे विषय हों, और जो बच्चा है वो डायरेक्टली इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सके या इनको चूज़ कर सके। जिससे क्या है जो हमारे समाज की आवश्यकता थी उसमें उसको जो है पूरा किया सके। क्योंकि क्या था एक सब्जेक्ट के बच्चे ही एक तरह से क्या होता था कि सिर्फ एक विषय, जैसे मान लीजिए साइंस है तो सब बच्चे साइंस की तरफ ही भाग रहे हैं, साइंस की तरफ ही भाग रहे हैं, तो हमारी वो तो पूरी हो रही थी नीड साइंस वाली। लेकिन जो बाकी अदर
जो नीड्स थी, जैसे मान ली टेक्नोलॉजिकल बच्चा चाहिए वो हमारे पास नहीं, जो कॉमर्स देख सके वो नहीं है, जो एग्रीकल्चर देख सके वो वाला बच्चा नहीं, जो होम साइंस के बारे में बता सके वो वाला बच्चा नहीं। तो इस टाइप की नॉन थिंकिंग थी कि हम जो है हर सेक्टर के बच्चे को तैयार करें, जैसे कि हर सेक्टर में जब समाज का हमारी आवश्यकता हमें उसकी आवश्यकता हो तो वो हमारे उन नीड्स को फुलफिल कर सकें। टू डायरेक्ट स्टूडेंट इन टू डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ द सेकेंडरी कोर्स एंड दिस विल रिड्यूस द प्रेशर अपॉन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। देखो ये भी वही बात कह रहे हैं कि अगर वो डिफरेंट कोर्सेज में जाएगा तो जो है यूनिवर्सिटी है उस पर भी एंट्रेंस में प्रेशर जो है वो कम होगा, क्योंकि जब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होंगे तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, सीटें कम होंगी, तो उससे यूनिवर्सिटी पर भी बहुत प्रेशर पड़ता है। नेक्स्ट, टीचिंग स्टाफ इन्हांस। इन्होंने टीचिंग स्टाफ के बारे में कहा है कि इन्हांस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जो टीचिंग स्टाफ है उसकी जो एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी बढ़ाया जाए। पहले क्या होता था, जो टीचर्स थे उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी, वो सिर्फ 12 थी। तो उन्होंने कहा कि जो है उनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाना चाहिए। इम्प्रूविंग प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। जो टीचिंग स्टाफ है उसकी जो प्री सर्विस है, प्री सर्विस होती है सर्विस से पहले, मतलब कि जब वो सेवा में नहीं आए होते हैं, टीचर नहीं बने होते हैं, उससे पहले जो सर्विस दी जाती है। एंड इन सर्विस मतलब कि अध्यापक रहते हुए जब वो के बीच बीच में कोई ट्रेनिंग के लिए आते हैं उसे इन सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं, उसमें भी सुधार करना चाहिए। टीचिंग स्टाफ में कोई उस समय कोई आना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी सैलरी बहुत कम थी, तो इन्होंने कहा कि उसकी सैलरी भी बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है पेंशन बेनिफिट्स पीएफ एंड एक्सेट्रा। इसीलिए उन्होंने कहा कि टीचिंग स्टाफ को अट्रैक्टिव सैलरी मतलब आकर्षक सैलरी देनी चाहिए, इसके साथ साथ पेंशन बेनिफिट देना चाहिए, पीएफ और ईपीएफ जैसी सुविधाएं भी देनी चाहिए। फिर उन्होंने टीचिंग मेथड्स की बात कही। टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्टिविटी बेस्ड हो, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वो टोटल बुकिश लैंग्वेज पर था जो भी हमारा करिकुलम था और वो थ्योरेटिकल था, तो उससे क्या होता है बच्चा उतनी अच्छे से उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। इसलिए उन्होंने कहा कि टीचिंग मेथड में एक्टिविटी मेथड होना चाहिए, जिस क्रिया आधारित विधि हो, प्रोजेक्ट मेथड हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए, जिससे बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेके और चीज़ों को जल्द से सीख सके। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये कहते हैं कि हमें ऐसे ट्रेंड गाइडेंस ऑफिसर और कैरियर मास्टर्स को तैयार करना चाहिए और उनकी नियुक्ति करनी चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। मतलब कि वही तो अपनी गाइडेंस से और कैरियर के संबंध में उनके पास जानकारी होगी तभी तो वो बच्चों को नई नई दिशा दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, और अगर वो इस प्रकार की गाइडेंस देंगे तभी तो बच्चा कुछ सीख सकता है, अलग अलग कोर्सेज में इन्वॉल्व होगा। नहीं तो वो एक जो होगा जो उसके सीनियर्स बताएंगे, उसके पेरेंट्स बताएंगे, वो उसी सेक्टर में आगे बढ़ता रहेगा, खुद की अपनी कोई थिंकिंग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। मोर क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर इंटरनल टेस्ट। मतलब जितने भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स होते हैं जितने भी अंक दिए जाए वो अधिक से अधिक जो है वो इंटरनल टेस्ट पर दिए जाने चाहिए, और जो फाइनल इवैल्यूएशन होना चाहिए वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के असेसमेंट पर किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा। फिर नेक्स्ट आता है अदर रिकमेंडेशंस, और जो अलग अलग रिकमेंडेशन थी वो इन्होंने क्या दी, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर ट्रेनिंग, मतलब हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे के चरित्र का निर्माण हो। एक्सपेंशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ एवी मतलब कि ऑडियो विजुअल एड्स, हमें जो है बच्चों के शिक्षा में ऑडियो विजुअल एड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कंट्रोल ऑफ SSCL एग्जामिनेशन टू बी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं। हाइलाइट्स, जो इस पूरे कमीशन की हाइलाइट्स थी वो ये थी कि डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़, मतलब कि बच्चे में हमें इस प्रकार की एजुकेशन देनी है जिससे कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसके अंदर जो है नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व संबंधी गुणों का विकास हो सके। इट हैज़ रिकमेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। द प्रिंसिपल आर, कौन कौन से इन्होंने कहा कि जो करिकुलम का जो निर्माण किया जाए वो किन सिद्धांतों के आधारित हो, जो मैंने आपको बताया, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, वैरायटी एंड इलास्टिसिटी, रिलेशन टू कम्युनिटी लाइफ, ट्रेनिंग फॉर लेजर एंड कोरिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। Suggested a scheme of curriculum for middle school and high school and higher secondary schools। जो भी इन्होंने करिकुलम के रिगार्डिंग जो स्कीम दी है वो मिडिल स्कूल्स के, हायर और हाई स्कूल के
जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया नहीं चाहिए। ओपनिंग द मल्टीपर्पज़ स्कूल, जो भी स्कूल्स हैं उन जो स्कूल हैं मल्टीपर्पज़ स्कूल हैं जिसमें मैंने बताया वो टेक्नोलॉजिकल होने चाहिए, कॉमर्शियल होने चाहिए, एग्रीकल्चर स्मॉल सब्जेक्ट होने चाहिए, उसमें फाइन आर्ट्स होना चाहिए। इस प्रकार के जो मल्टीपर्पज़ स्कूल हैं जो विभिन्न प्रकार के बहुउद्देश्यों को हमारे पूर्ण करते हों, इस प्रकार के विद्यालयों को खोला जाना चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर स्टेटस एंड सर्विस कंडीशन, जो हमारे टीचर की सर्विस कंडीशंस हैं, जो उनका स्टेटस है और उसमें भी सुधार होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने टीचर्स के सैलरी बढ़ाने की बात कही, इसके लिए उन्होंने पीएफ की बात करी, पेंशन्स की बात करी, उसकी ट्रेनिंग की बात करी। तो ये सब उन्होंने कहा इसीलिए कहा है कि जिससे कि इसमें अधिक से अधिक लोग इन्वॉल्व हो सकें, क्योंकि पहले प्रोफेशनल्स लोग जो थे, जो अच्छे लोग थे, वो इसमें नहीं आना चाहते थे, जैसे वही लोग, और इसी वजह से तो कहा भी जाता है जो कुछ नहीं करता वो टीचर बन जाता है। साउंड एग्जामिनेशन सिस्टम एंड इवोल्यूशन, और इन्होंने कहा मौखिक परीक्षा भी होनी चाहिए इसमें, और जो परीक्षा का सिस्टम है, जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है, वो कैसा होना चाहिए, वो मौखिक भी होना चाहिए रिटन के साथ साथ। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। इस कमीशन के लिमिटेशंस ये हैं कि फेल्स टू अप्रिशिएट्स स्टूडेंट इमोशंस, जो स्टूडेंट्स की भावनाएं थी, विद्यार्थी की जो भावना थी, उसको अप्रिशिएट करने में ये पूरी तरह फेल रहा। नॉट गुड इनफ इन सॉल्विंग साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम, जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक समस्याएं थी उनको ये पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर सका। फेल्स टू डेवलप एसेंशियल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जो एसेंशियल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी थी उसको डेवलप करने में भी ये पूरी तरीके से फेल रहा। फेल्स टू अप्रिशिएट द आर्टिस्टिक वेंडर नॉर कैन इट रिफाइन लर्नर्स परसेप्शन ऑफ दोज अराउंड हिम और प्रोवाइड एक्सपीरियंस लीडिंग टू वैल्यू ओरिएंटेशन। ये जो था, जो आर्टिस्टिक वेंडर था, उसको अप्रिशिएट करने में भी पूरी तरह फेल रहा। इसके साथ ही साथ जो लर्नर का परसेप्शन था उसको भी रिफाइन करने में यह जो है या उसको जो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने चाहिए, जो वैल्यू ओरिएंटेड होने चाहिए, उनको भी प्रोवाइड करने में यह पूरी तरीके से असफल रहा। नेक्स्ट है थैंक यू।